नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ चौहान फैमिली की कहानी। साल था 2003। पश्चिमी लंदन के हांसलो एरिया में हेस्टन नाम की एक जगह पड़ती थी। इसी हेस्टन में सटन हॉल रोड पर एक मकान बना हुआ था। इस मकान में अमरजीत चौहान अपनी पत्नी नैन्सी चौहान और 2 नन्हे बच्चों के साथ रहा करते थे। इनमें से एक बच्चा महज 8 हफ्ते पहले पैदा हुआ था। इसका नाम रविंदर रखा गया था। दूसरे बच्चे का नाम देविंदर था और वो भी 1.5 साल का था। देविंदर ने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था। तो नैन्सी चौहान और अमरजीत की उम्र में एक बड़ा फासला था। अमरजीत चौहान की उम्र थी 45 साल और नैन्सी की उम्र थी 24 साल, यानी कि दोनों की उम्र में 21 साल का अंतर था। लेकिन शादी बढ़िया चल रही थी। नैन्सी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नैन्सी एक सुंदर पंजाबी लड़की थी। अमरजीत चौहान का फ्लाइट का बिजनेस था। फ्लाइट बिजनेस वो जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। इनकी कंपनी का नाम था सीबा फ्लाइट। तो अमरजीत चौहान की कंपनी में जो लोग काम करते थे उनके साथ इनका व्यवहार हमेशा दोस्ताना रहा था। वो इनके साथ हंसी मजाक करते, जब आते तो खाने पीने की चीजें लेकर आते, कभी कभी साथ में पार्टी भी हो जाती। एक बॉस की तरह से अमरजीत ने कभी भी इन लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया था। उधर नैन्सी एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह रह रही थी। ये घर के कामों में व्यस्त रहती। इनकी माँ चरणजीत कौर भारत में रह रही थी। चरणजीत कौर की उम्र थी 51 साल और ये एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। तो जब नैन्सी का दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो चरणजीत कौर भारत से लंदन पहुंच जाती हैं। जब ये भारत से लंदन गई तो ये अपने साथ एक बहुत ही पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब भी ले गई थी। इनको ये किताब बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। वो इसके बिना कहीं भी सफ़र नहीं करती थी। तो इनका ये था कि अब 2 बच्चे हो गए हैं तो वहाँ जाएं, घर के कामों में और बच्चों को संभालने में मदद करें, हाथ बटाएं। खैर, अमरजीत चौहान भी मदद कर दिया करते थे। वो बच्चों को नहला देते, नाश्ता बना देते, चाय बना देते, घर की सफाई वगैरह भी कर देते। नैन्सी को बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। वो कई घंटों तक बच्चों को गोद में लेकर बैठी रहती और दुलार करती रहती। अमरजीत चौहान और नैन्सी दोनों खुशमिजाज इंसान थे, इसलिए हमेशा घर में हंसी मजाक, हंसी खुशी का माहौल रहता। जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। अमरजीत के पास पैसा भी अच्छा खासा था। लंदन में कई प्रॉपर्टी थी। भारत में भी इनके 2 मकान थे। लगभग 5 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी इनके पास थी। आज के समय के हिसाब से देखें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए ये बैठता है। तो अमरजीत चौहान के पास पैसा तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये और इनका परिवार एक बहुत ही सामान्य ज़िंदगी जीते थे। एक पुरानी फोर्ड कार थी जिससे अमरजीत चौहान चलते थे। अमरजीत चौहान को इनके दोस्त, रिश्तेदार और इनके कंपनी के लोग, जानने वाले लोग वहाँ पर नील चौहान के नाम से बुलाया करते थे। अब यहाँ लंदन से दुनिया के दूसरे छोर पर बसे न्यूजीलैंड में नैन्सी के बड़े भाई ओंकार वर्मा एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। नैन्सी और ओंकार की हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती थी। ओंकार को भी अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार था। ओंकार को इस बात की खुशी थी कि उनको नील चौहान के तौर पर एक अच्छा पति मिला है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ओंकार को नैन्सी से मिले 9 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था और वो जल्दी ही अपनी बहन से मिलने जाने वाले थे। उनको ये था कि माँ भी वहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो ये वहाँ मिलने जाने का प्लान बना रहे थे। अब नैन्सी वैसे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन एक चीज़ थी जो नैन्सी को हमेशा खटकती रहती थी। नैन्सी को विदेश में अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने देश की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसे इंग्लैंड में अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। साथ ही साथ नैन्सी का ऐसा मानना था कि भारत में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा ठीक तरीके से हो जाएगी। इसलिए नैन्सी चाहती थी कि अमरजीत अब रिटायर हो जाए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया है, अब ये लोग रिटायर होने के बाद भारत वापस लौट चले। तो जब बीवी की ऐसी इच्छा थी तो अमरजीत भी अब मन बनाने लगे थे कि कंपनी को सेटल कर ही लिया है, इसको यहाँ से कैसे पैसा निकाला जाए, फिर भारत ये चले जाएं, वहाँ पर अपना कोई कारोबार करें इसी तरह का। तो ऐसे ही 14 फरवरी को ओंकार ने नैन्सी को फ़ोन किया हालचाल लेने के लिए। लेकिन जब ओंकार वर्मा ने फ़ोन किया अपनी बहन नैन्सी को तो नैन्सी बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी। इसने बताया कि अमरजीत कल काम पर गए थे पिछले दिन और वापस नहीं लौटे। उसके बाद उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। नैन्सी ने जब कंपनी में फ़ोन किया तो कंपनी से पता चला कि अमरजीत जरूरी काम के सिलसिले में नीदरलैंड गए। लेकिन अमरजीत ने नैन्सी से इस मामले में कुछ भी नहीं बताया था कि वो बाहर विदेश जाने वाले हैं। इसके बाद अगले दिन अमरजीत का वॉइसमेल आया कि वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। मगर इन सारी बातों में कुछ चीज़ें अजीब थी। पहली बात ये थी कि जो वॉइसमेल आया था अमरजीत चौहान का, ये अंग्रेजी भाषा में था। इसके पहले अमरजीत जब भी वॉइसमेल भेजते थे तो वो पंजाबी भाषा में भेजा करते थे। इनके घर में भी पंजाबी में ही बात होती थी। दूसरी बात ये थी कि अमरजीत का पासपोर्ट यूके गवर्नमेंट के पास जमा था। अमरजीत ने हाल ही में रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया था, तो ये बिना परमिट के नीदरलैंड नहीं जा सकते थे। अब ये बिना पासपोर्ट के नीदरलैंड कैसे पहुंच गए, ये भी एक सवाल था।
लेकिन ओंकार को लगा कि अमरजीत कहीं बिजनेस के सिलसिले में गए हों, हो सकता है वो किसी और जगह गए हों, वो ना बताना चाहते रहे हों कंपनी में जिस जगह पर जा रहे हैं उसकी सही बात, इसलिए उन्होंने कुछ और बता दिया हो, नीदरलैंड के बारे में बता दिया हो, और हो सकता है कि सफ़र के दौरान मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया हो। तो ओंकार ने कहा कि 1-2 दिन इंतजार कर लो, वापस आ ही जाएंगे। अब बात ये थी कि अमरजीत की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही इनका कोई लड़ाई झगड़ा था। अमरजीत सबसे अच्छे संबंध भी बनाकर रखते थे, इसलिए ओंकार को लगा कि ज़्यादा कोई चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। खैर अगले दिन 15 फरवरी को ओंकार ने फिर से फ़ोन किया नैन्सी के पास, लेकिन आज जब ओंकार ने फ़ोन किया तो घर का जो फ़ोन होता है वो भी बंद था। तो इनको ये अब अजीब बात लगी कि इनकी बहन कहाँ है घर पर और इनकी माँ कहाँ है, पता नहीं अमरजीत वापस लौटे कि नहीं लौटे, ये क्या बात है। तो इनको लगा कि कुछ दिक्कत है, तो इन्होंने फिर मेट्रोपॉलिटन पुलिस को इसकी सूचना दे दी मेल के माध्यम से। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सूचना को गुमशुदगी के तौर पर दर्ज किया। पुलिस पहुंचती है चौहान रेजिडेंस पर। वहां जब ये पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। तो ताला लगा देखा तो आस पड़ोस में बातचीत करी इन लोगों ने। अब बीच से एक सड़क निकलती थी, इसके उस तरफ मकान इस तरफ मकान, और सारे जो मकान थे ये दिखाई देते थे एक दूसरे मकान से। तो लोगों से वहां पर बात करी गई, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने कोई अजीब चीज नोटिस नहीं करी थी। यहाँ तक कि इन लोगों को कहीं जाते हुए भी नहीं देखा गया था। तो पुलिस ने ज्यादा पूछताछ भी नहीं करी, क्योंकि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं था। पुलिस की एक अजीब थ्योरी थी, उनका मानना था कि मिस्टर चौहान अपने देश लौट गए होंगे, क्योंकि पुलिस के अनुसार जब कोई इंसान कई साल विदेश में रह लेता है तो अचानक उसको अपने देश की बहुत ही ज्यादा एकदम से अचानक याद आने लगती है और वो बड़ी जल्दबाजी के साथ अपने देश वापस लौट जाता है। ऐसी पुलिस की धारा थी। तो पुलिस को इस मामले की कोई ज्यादा परवाह थी नहीं, तो इन्होंने कुछ गहराई से इसको फिर जांच तफ्तीश की नहीं। पुलिस वापस आई, इन्होंने बता दिया ओंकार वर्मा को कि मिस्टर चौहान और उनका परिवार भारत वापस लौट गए हैं। तो ओंकार ने भारत में पता किया कि ये लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब जब यहाँ पर पता किया गया तो घर परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर भारत में नहीं पहुंचा था। अब मामला काफी ज्यादा उलझ गया था। पुलिस कह रही थी कि वो भारत लौट चुके हैं, लेकिन ये लोग भारत पहुंचे ही नहीं। अगर ये भारत नहीं पहुंचे तो ये लोग कहाँ गए। इसके बारे में अजीब बात एक और थी कि इनकी बात हुआ ही करती थी अपनी बहन नैन्सी से, और ये देश छोड़ने जैसी कोई भी बात, वापस जाने जैसी कोई बात कि भारत वापस आ रहे हैं, ऐसी बातें जब होती हैं तो लोग आपस में बता दिया करते हैं कि हम आ रहे हैं वहाँ पर, जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन ओंकार से नैन्सी ने इस बारे में कोई भी बात, जरा सी भी बात नहीं करी थी। तो ओंकार को लगा कि आगे इसकी कुछ तफ्तीश करनी चाहिए, ऐसे तो कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो इनके कुछ रिश्तेदार लंदन में रहा करते थे। रिश्तेदारों से इन्होंने कहा कि आप लोग जाइए सीबा फ्लाइट कंपनी और वहां जाकर थोड़ा सा पता करने की कोशिश करिए कि क्या मामला है। तो इनके रिश्तेदार सीबा फ्लाइट कंपनी जब पहुंचते हैं तो उनको एक बहुत ही अजीब बात पता चली। कंपनी में काम करने वाले लोगों ने बताया कि मिस्टर चौहान 13 फरवरी को कंपनी से निकले थे। वो एक डील करने के लिए गए थे। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि वो कंपनी को बेचने जा रहे हैं, सीबा फ्लाइट कंपनी को। उन्होंने एक आदमी से कहा था कि वो वापस आकर बताएंगे अगर उनकी कंपनी बिक गई है तो, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। 15 फरवरी को कंपनी में 2 लोग आए, एक आदमी था और एक औरत थी। आदमी का नाम था केनेथ रीगन और महिला का नाम था बेलिंडा ब्रवीन। तो इन लोगों ने बताया केनेथ रीगन और बेलिंडा ब्रवीन ने कि मिस्टर चौहान ने ये कंपनी केनेथ रीगन को बेच दी है। बेलिंडा ब्रवीन ने कागज दिखाए, इसमें कंपनी के ट्रांसफर के सभी दस्तावेज थे। ये सारी चीजें टाइप करी गई थी और इनके नीचे मिस्टर चौहान के सिग्नेचर थे। तो कंपनी के लोगों को लगा कि जाते वक्त बताया भी था कि कंपनी को बेचने जा रहे हैं, हो सकता है बेच दिया हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब इस बारे में कंपनी के लोगों ने ज्यादा बात भी नहीं करी, क्योंकि ये जो फ्लाइट कंपनी थी तो यहाँ पर काम बहुत ही ज्यादा रहता था, इनके पास समय रहता नहीं था। इन लोगों ने जाना कि हाँ ठीक है, मालिक बदल गए हैं, उसके बाद फिर से अपने काम पर लग गए। नए मालिक के बारे में भी इन्होंने ज्यादा जांच पड़ताल करने की कोई कोशिश नहीं की। बेलिंडा ब्रवीन जो महिला आई थी केनेथ रीगन के साथ, इसको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और 72,000 पाउंड की सैलरी दी जाने लगी। जब रिश्तेदारों को ये सारी बातें पता चली कि यहाँ पर मालिक बदल गए हैं और ये हो गया है, तो ये लोग गए वापस। इन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस आती यहाँ पर कंपनी में, सारे कागज चेक किए गए कि इनमें कोई गड़बड़ी तो है नहीं। तो जब कागज चेक किए गए तो सब कुछ ठीक था। कंपनी को कानूनन ही बेचा गया था, गड़बड़ी का कोई भी निशान नहीं था। जैसा वहां पर कानून चलता है उसी के हिसाब से कंपनी की ओनरशिप को ट्रांसफर किया गया था। तो ये सारी बातें अब ओंकार वर्मा को पता लगी। ओंकार वर्मा के सामने तमाम सवाल थे। आखिर अमरजीत चौहान ने ऐसे ही अचानक कंपनी बेच क्यों दी?
और अगर उन्होंने बेचा तो फिर ओंकार से इस बारे में जरा सी भी बात क्यों नहीं की? ये लोग भारत नहीं पहुंचे तो कहाँ गए? और ऐसी क्या बातें हो गई थी कि अचानक अमरजीत को कंपनी भी बेचनी पड़ी, घर भी छोड़ना पड़ा और घर से जाना पड़ा, और इसके बाद ये कहाँ गए ये भी नहीं पता है। तो ये सारे तमाम सवाल ओंकार वर्मा के सामने थे। अब इनको लगा कि ऐसे सवालों का जवाब मिलेगा नहीं, रिश्तेदार भी कितना ज़्यादा पता करें, काफ़ी दिन भी अब तक बीत चुके थे। तो इन सवालों का जवाब पता करने के लिए ओंकार वर्मा खुद ही लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन ये पहली बार आए थे, इनका जाना हुआ देश था नहीं। यहाँ से ये पहुंचते हैं चौहान रेजिडेंस पर, घर पर। अब जब ये मकान में पहुंचे और मकान के जब ये अंदर गए तो अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। हर जगह पर धूल जमी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिन से यहाँ पर कोई नहीं रहा है। घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, कपड़े वॉशिंग मशीन में अभी भी थे, फ्रिज में पकाया जाने वाला जो फ्रोजन खाना होता है वो मौजूद था, खाने के बर्तन भी गंदे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर को बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में छोड़ दिया गया है, कपड़ों को भी वॉशिंग मशीन से नहीं निकाला गया है, कोई ऐसी अचानक कोई घटना हो गई है या कोई बात हो गई है जिसके माध्यम से, जिसके कारण ये घर के सभी लोग बहुत ही अफरा तफरी में अचानक घर से निकल गए हैं। लेकिन घर की जो चीज़ें थी वो अपनी जगह पर मौजूद थी और किसी लूटपाट या लड़ाई झगड़े का या ऐसी किसी हिंसा का भी कोई निशान यहाँ पर नहीं मौजूद था। इसके बाद ये घर को और देखने लगे, लेकिन फिर जब घर को इन्होंने और ज़्यादा देखा तो एक ऐसी चीज़ मिली जिससे इनकी बेचैनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इन्होंने देखा कि इनकी माँ की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब यहीं पर मौजूद थी। अब जब इस किताब को इन्होंने देखा तो इनको ये पक्का यकीन हो गया कि इनकी माँ और बाकी परिवार के साथ कोई गलत चीज़ हो गई है, क्योंकि इनकी माँ किसी भी हाल में, चाहे जितनी भी जल्दी हो या कोई भी मुसीबत आ पड़ी हो, वो अपनी इस किताब को पीछे छोड़कर नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर। तो अब ओंकार वर्मा को अनहोनी का डर सताने लगा था। ओंकार ने लंदन में रह रहे अपने रिश्तेदारों को ये बातें बताई, ये सारी चीज़ें जो थी। तो इनके कुछ रिश्तेदार अच्छी जगहों पर काम करते थे, ऊंचे पदों पर काम करते थे। ये लोग इकट्ठा हुए, पुलिस के पास गए, पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया। अब जब पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया तो पुलिस ने ये केस स्कॉटलैंड यार्ड को दे दिया। तो स्कॉटलैंड यार्ड के हाथ में जब ये केस आया तो सबसे पहले इन्होंने उस इंसान से बात करी जिसने अमरजीत चौहान को आखिरी बार देखा था। ये आदमी था केनेथ रीगन, और ये वही आदमी था जो अब सीबा फ्राइट कंपनी का मालिक बन गया था। तो रीगन को बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। जब पूछताछ हुई तो रीगन ने बताया कि मिस्टर चौहान को ठीक से बिजनेस नहीं करना आता था और उनका बिजनेस बस डूबने ही वाला था। अमरजीत चौहान का एक इतिहास भी था। ये टैक्स चोरी के मामले में कुछ दिन जेल के अंदर गए थे और एक भारतीय जर्नलिस्ट के मुताबिक अमरजीत चौहान के ड्रग्स बेचने वाले लोगों से भी संबंध थे। अब एक भारतीय जो पत्रकार हैं उनके मुताबिक। लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड ने जब इस केनेथ रीगन की बातें सुनी तो उनको इसकी बातों पर जरा कम भरोसा हुआ। अब उनमें कई बातें थी इसके बारे में। पहली बात तो ये थी कि ये अचानक बन गया था मालिक इसका, और अगर कंपनी डूबने ही वाली थी तो इसने कंपनी को खरीदा क्यों, और दूसरी भी इसके बारे में बातें थी। तो खैर, अब इसका बयान लिया जा चुका था, अब आगे पुलिस को काम करना था। तो उन्होंने सबसे पहले अमरजीत चौहान के मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक किया गया तो पता चला कि गायब होने के दिन पहले वो हांसलो एरिया में थे, ये वही एरिया जहाँ पर इनका मकान और कंपनी थी। इसके बाद ये स्टोनहेंज एरिया में पहुँचे। अब ये जो नया मालिक बना था केनेथ रीगन, इस केनेथ रीगन का घर भी स्टोनहेंज से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता था। सेलिसबरी में एक विल्टन नाम का गाँव था, वहीं पर ये रहता था। तो पुलिस को मोबाइल फ़ोन के मूवमेंट से पता चला, मिस्टर चौहान के मूवमेंट, फ़ोन के मूवमेंट और इसके केनेथ रीगन के फ़ोन के मूवमेंट से पता चला कि ये मिस्टर चौहान और केनेथ रीगन एक जगह पर मिले थे स्टोनहेंज के पास, और उसके बाद वो पश्चिम की दिशा में एग्जिटर की तरफ आगे गए थे। अब पुलिस के पास इतना सुराग था कि ये जो एग्जिटर जगह है जहाँ पर ये दोनों लोग गए हैं, यहाँ पर इस सीबा फ्राइट कंपनी की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बेलिंडा ब्रिविन का मकान था। तो अब जब इसका यहाँ पर मकान था, ये दोनों लोग यहाँ पर गए थे, तो पुलिस ने बेलिंडा को पूछताछ के लिए बुला लिया। अब आगे बढ़ने से पहले हम केनेथ रीगन और बेलिंडा ब्रिविन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1 महीने पहले ही महज केनेथ रीगन जेल से छूटा था और ये काम मांगने सीबा फ्राइट आया था अमरजीत चौहान के पास। ड्रग्स तस्करी के मामले में केनेथ रीगन को 18 साल की सजा हुई थी, लेकिन ये सरकारी गवाह बन गया था, इसलिए इसकी सजा कम हो गई थी, 4 साल सजा कर दी गई थी और ये छूट गया था।
तो जब इसने अमरजीत चौहान से काम मांगा, उनके पास आया, विनती की, तो उन्होंने इसे काम पर रख लिया, क्योंकि अमरजीत चौहान का मानना था कि अगर कोई इंसान सुधरना चाहे, ये ड्रग्स के मामले में अंदर गया था फिर बाहर आया था, तो उनका मानना था कि कोई अगर सुधरना चाहे तो उसको दूसरा मौका मिलना चाहिए, दूसरा क्या 10वां मौका मिलना चाहिए, ऐसा अमरजीत चौहान का मानना था। अब अमरजीत चौहान खुद भी टैक्स के मामले में थोड़े दिन जेल के अंदर गए थे, तो ऐसे लोगों से उनकी सहानुभूति थी। उनको लगता था कि जिंदगी ने उनको दूसरा मौका दिया है, तो दूसरे लोगों को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। काम पर इसको रख लिया गया, केनेथ रीगन को। केनेथ रीगन को ड्राइवर का काम मिला था, लेकिन केनेथ रीगन कोई आम ड्राइवर नहीं था। 5 साल पहले केनेथ रीगन ने ड्रग्स की तस्करी में बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया था, और लोग इसे कैप्टन कैश के नाम से जानते थे, क्योंकि ये केनेथ रीगन हमेशा अपने साथ एक ब्रीफकेस रखता था। इस ब्रीफकेस के अंदर नोटों की गड्डियां भरी रहती थी। इसी ब्रीफकेस से निकालकर ये पैसा खर्चा किया करता था। तो इसको लगता था कि इतना ज्यादा पैसा मैं अपने साथ लेकर चलूंगा तो सामने वाले लोग मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन कोई इसकी इज्जत करता नहीं था। ये बहुत ही इसका मूर्खतापूर्ण विचार था। तो रीगन एक पेशेवर अपराधी था। इसने हीथ्रो एरिया में अपनी कई फ्लाइट की कंपनियां खोल रखी थी, सामान लाने ले जाने वाली। इन कंपनियों को ये ड्रग्स के कारोबार में इस्तेमाल किया करता था। साथ ही साथ लंदन में जितने भी छोटे बड़े अपराधी और अपराधी जो परिवार थे, उनसे भी केनेथ रीगन की जान पहचान थी। ये बिल्कुल एक फिल्मी अपराधी की तरह रहता था, उसी तरह उसी महंगी गाड़ियों से चलता था, महंगे कपड़े पहनता था, महंगे शौक थे इसके। लंदन के एक बार में इसकी मुलाकात बेलिंडा ब्रेविन से हुई थी। तो बेलिंडा ब्रेविन ने जब इसको देखा, केनेथ रीगन को, पहली बार, तो ये आदमी उसको एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा और बदतमीज टाइप का जान पड़ा। लेकिन इसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे थे और बहुत ही महंगी घड़ी इसने पहन रखी थी, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्चा कर रहा था। तो बेलिंडा और इसकी केनेथ की फिर मुलाकातें आगे होने लगी, लेकिन ज़्यादा दिनों तक इनकी मुलाकातें नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ ही दिन बाद ये केनेथ रीगन गिरफ्तार हो गया था ड्रग्स के मामले में। 17 जून 1998 को रीगन को 25 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा गया था। 18 साल की इसको सजा हुई थी, लेकिन रीगन ने 12 बड़े लंदन के जो अपराधी थे उनके बारे में गवाही दे दी थी, मदद कर दी थी पुलिस की, इसलिए इसकी सजा घटा दी गई थी। 4 साल बाद जब ये अपनी सजा काटने के बाद जेल से बाहर निकला, तो इसके बहुत ही कम दोस्त बचे थे और इसके पास पैसा ना के बराबर बचा था। इसकी सारी संपत्तियों को, जो इसकी फ्लाइट कंपनी थी, इसकी गाड़ी वगैरह, मकान वगैरह, इन सारी चीज़ों को पुलिस ने जब्त कर लिया था। तो अब ये एक बेडरूम के छोटे से मकान में अपने पिता के साथ रहता था, और रीगन को किसी भी तरह दोबारा ड्रग्स के कारोबार में वापस जाना था। ये फिर से उसी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहता था, अमीर बनना चाहता था, उसी तरह पैसा खर्च करना चाहता था। तो अब ये दिमाग लगाने लगा बाहर आने के बाद कि क्या किया जाए कि ड्रग्स के धंधे को फिर से शुरू किया जाए। तो इसको अमरजीत चौहान की फ्लाइट कंपनी जो थी, यही सबसे आसान जरिया लगी दोबारा ड्रग्स के बिजनेस में जाने का। तो रीगन चला गया फिर अपने प्लान के मुताबिक अमरजीत की कंपनी में काम मांगने के लिए, लेकिन ये काम मांगने आया ही नहीं था। इसको असल में इस कंपनी को किसी भी तरह से हथिया लेना था। तो आते ही इसने जाल बिछाना शुरू कर दिया, चीज़ों को पता लगाना शुरू कर दिया। अब अमरजीत को जरा सा भी पता नहीं था कि जिसको उन्होंने काम पर रखा है उसके इरादे क्या हैं और वो क्या चाहता है और वो किस हद तक जा सकता है। तो रीगन को धीरे धीरे फिर पता चला कि नैन्सी जो है अमरजीत चौहान की वाइफ, ये भारत वापस जाना चाहती हैं और अमरजीत का भी कुछ ऐसा ही इरादा है। तो फिर इसने अपना जाल फेंका। इसने बताया कि कुछ लोग हैं जो 3 मिलियन में इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं अमरजीत से। अमरजीत ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने इस मामले में अपना इंटरेस्ट दिखाया, रुचि दिखाई। तो इसको लगा कि काम हो गया है और अब इसका जो जो चाल है, इसका जो प्लान है, ये कामयाब होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ इसके दूसरे भी प्लान थे। अब इसका एक पहला तो ये काम हो गया था कि कंपनी पर इसने अपना एक जाल बिछाना शुरू कर दिया था, और इसने ये भी बता दिया था कि कुछ पैसे वाले लोग हैं, मैं मीडिएटर के तौर पर काम करूंगा, उनसे ले जाकर आपकी बातचीत कराऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है आपकी कंपनी को खरीदने के लिए। दूसरा इसका जो प्लान था वो ये था कि जेल जाने की वजह से बेलिंडा ब्रेविन की इसके साथ बातचीत बंद हो गई थी। तो इसने फिर फ़ोन करके इस बातचीत को दोबारा शुरू किया। इसने बेलिंडा को बताया कि सीबा फ्लाइट नाम की एक कंपनी है और वो इसको खरीदना चाहता है। इसने ये नहीं बताया कि दूसरा कोई इंसान इसको खरीदना चाहता है, बल्कि इसने खुद को बताया कि मैं इस सीबा फ्लाइट कंपनी को खरीदना चाहता हूँ और खरीदने के बाद मुझे एक मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेलिंडा को मैनेजिंग डायरेक्टर के काम का जरा सा भी अनुभव नहीं था, फिर भी इसने बेलिंडा को 54,000 पाउंड देने की बात कही। अब बेलिंडा के बुरे दिन चल रहे थे। इसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा मकान था और इसका बॉयफ्रेंड इसको छोड़कर जा चुका था।
लेकिन बेलिंडा के कितने भी बुरे दिन चल रहे हों, इसकी चालाकी अभी जरा से भी गई नहीं थी। अब इसे तो ये पता था कि 54,000 की जो सैलरी है अच्छी सैलरी है, लेकिन इसको और ज़्यादा चाहिए थे। तो इसने कहा कि ये पैसे तो बहुत ज़्यादा कम है, इनमें काम चलेगा नहीं, और थोड़ा और पैसे आप बढ़ा सकें तो फिर बताएं। खैर आखिरकार 72,000 पर बात तय हो गई। अब वो तो जानती थी कि ये रीगन इसके पीछे लट्टू है और ये जो भी कहेगी वो मान ही लेगा। तो ये बात इनकी हो गई कि मैं कंपनी खरीद लूंगा, उसमें तुम इस पद पर काम करना। तो फिर मुलाकातें भी इनकी होने लगी। अब रीगन बेलिंडा के घर जाने लगा। तो जब ये बेलिंडा के घर जाता तो बेलिंडा के घर के पास एक खाली जगह थी, एक मैदान था छोटा सा। तो वहां पर ये कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा कीचड़ भरा रहता है और पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर एक नाली बना देनी चाहिए जिससे पानी ठीक तरह से निकल सके। कुछ पेड़ यहाँ पर काट देने चाहिए जिससे दूर तक दिखाई दे सके। एक इलेक्ट्रिक गेट यहाँ पर लगा देना चाहिए। सड़क बना देनी चाहिए जिससे आने जाने में आसान। तमाम दुनिया भर की बातें ये बेलिंडा को बताता रहता। तो खैर अब जिस दिन की बात हुई थी, इसने अमरजीत चौहान से जो बात करी थी, तो 13 फरवरी की तारीख रखी गई थी कि 13 फरवरी को वो लोग उधर से आएंगे और आप यहाँ से आए, मैं आपको स्टोनहेंज में मिलूंगा। स्टोनहेंज में ही मीटिंग हो जाएगी और वहीं पर डील हो जाएगी। तो अमरजीत स्टोनहेंज पहुंचे और उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। 14 फरवरी को अमरजीत चौहान का बाकी जो परिवार था, नैन्सी चौहान, चरणजीत कौर और 2 बच्चे, ये भी गायब हो चुके थे। 15 फरवरी को रीगन कंपनी का मालिक था और बेलिंडा मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी थी। तो अब जब बेलिंडा मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी थी तो इसके बाद ये लंदन में ही रहने लगी। लेकिन काम के दूसरे ही दिन अचानक बेलिंडा को लगा कि इसकी तबीयत कुछ खराब है। तो ये सीवा फ्लाइट कंपनी ने जाकर वापस डेवन अपने घर चली गई, जहां पर इसका मकान था लंदन से। तो जब ये घर पहुंची तो इसने देखा कि घर के पास 2 लोग मौजूद थे, और वो लोग घर के पास जो खाली जमीन पड़ी थी वो मशीन लेकर आए हैं और वहां पर खुदाई करने का काम कर रहे हैं। खुदाई करने के बाद वहां पर बजरियां डालकर वो पाट रहे हैं। अब ये जो 2 लोग यहाँ पर मौजूद थे, इनके नाम थे विलियम हांसी और पीटर रीस। ये दोनों केनेथ रीगन के दोस्त थे। तो बेलिंडा ने जैसे ही देखा इन दोनों लोगों को, ये मशीनें वगैरह देखी, खुदाई होती देखी, तो एकदम से गुस्से में पागल हो गई। ये गालियां देने लगी उनको बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो लोग बताने लगे कि हम यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पानी निकलने की नाली बनाने आए हैं। लेकिन ये शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। खैर कुछ ही देर में केनेथ रीगन भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने किसी तरह समझाने बुझाने की कोशिश की, इसको समझा बुझाकर शांत किया। उसने बताया कि यहाँ पर पानी निकलने की नाली ही बनाई जा रही है और इसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। मैं आया था यहाँ पर तो मैंने देखा कि कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर नाली बना दें। आप हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। जिस तरह से समझा पाया इसने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब ये बेलिंडा किसी भी तौर पर मान नहीं रही थी। इसने कहा कि इस ज़मीन को पहले जैसे पहले थी वैसे ही फिर से करो, यहाँ से बजरियाँ निकालो और ज़मीन को वैसे ही बराबर करो। तो रीगन ने कहा कि अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, गर्मियों में मैं इन बजरियों को यहाँ से हटवा दूंगा। तो ये अब इनका केनेथ रीगन और बेलिंडा ब्रेविन की बात थी। इसके बाद हम वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बेलिंडा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो जब रीगन को पता चला कि पुलिस ने बेलिंडा को बुलाया है, तो इसने बेलिंडा से कहा कि तुम पुलिस वालों को अपने घर तो आने ही मत देना। पुलिस वाले तुमसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, और पुलिस वालों की आदत तो तुम जानती हो। तो अपने घर तो इनको किसी भी कीमत पर आने ही मत देना और कहीं अलग जाकर इनसे मुलाकात कर लो। तो बेलिंडा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर वो मेरे घर पर आना चाहते हैं तो यहीं पर बात हो जाएगी, अगर मुझे बुलाना चाहते हैं तो मैं वहां जाकर बात कर लूंगी। खैर बेलिंडा को पुलिस से बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि केनेथ रीगन ने अपने दोस्त विलियम हांसी से पुलिस को फोन करवा दिया था। अब इसने पुलिस को फोन करवाया और उसमें बताया इसके दोस्त विलियम हांसी ने कि उसकी अमरजीत चौहान से बात हुई है और वो यहाँ पर यूके में ही मौजूद हैं, वो भाग रहे हैं। भागने के लिए उनको अपने पासपोर्ट की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है। तो हांसी ने बताया कि वेल्स के न्यूपोर्ट में एक पासपोर्ट ऑफिस है, वहीं पर एक जगह और तारीख रखी गई है, वहां पर ये उनसे मिलने जा रहा है अमरजीत चौहान से, और जाकर उनका पासपोर्ट उनको देने वाला है। तो इसने कहा कि मैं वहां जाऊंगा पुलिस वालों से और आप लोग भी वहां पर आ जाना, उसके बाद आप अमरजीत चौहान को गिरफ्तार कर लेना। तो ये डेट एक फिक्स थी इसके जाने की, लेकिन उस डेट से पहले केनेथ रीगन, विलियम हांसी और पीटर रीस बेलिंडा ब्रेविन के घर पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने कहा कि ये बजरियां हटाने आए हैं जो ये डालकर यहाँ पर गए थे। तो अब बेलिंडा को कहीं जाना था, तो इसने कहा कि ठीक है तुम लोग अपना काम करो और मुझे कहीं जाना है। वो निकल गई घर से। इसके बाद मशीन आई और बजरियां हटाने का काम वहां पर शुरू हो गया। फिर वो तारीख आती है जिस दिन वेल्स में मीटिंग होनी थी इसकी, विलियम हांसी की और अमरजीत चौहान की।
तो ये विलियम हांसी केनेथ रीगन के साथ वहां पर पहुंचता है। पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। जिस जगह पर मीटिंग होनी थी पासपोर्ट ऑफिस के पास, वहां दोनों गए, बड़ी देर तक खड़े रहे। फिर इनके पास एक फोन आया, और जब इनके पास फोन आया इन्होंने बात करना शुरू किया। तो उस बातचीत से इनको लगा कि कोई चीज गलत हो गई है, और ये दोनों बड़ी बेचैनी में और हाथ ऊपर इधर उधर फेंक कर बात कर रहे थे। तो पुलिस को लगा कि कुछ शायद दिक्कत है। फोन रखने के बाद ये पुलिस के पास गए। इन्होंने बताया कि अमरजीत चौहान यहाँ पर हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमने पुलिस को बता दिया है और वो अब दोबारा हमसे कभी भी मिलना नहीं चाहते हैं। तो पुलिस को लगा कि अब तो मामला बिगड़ गया है, अमरजीत यहाँ पर आने वाले थे, उनको पकड़ लेते, मामला खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है। फिर वो जो नंबर आया था उसका पता लगाया गया, जिस नंबर से फोन आया था, लेकिन ये नंबर रजिस्टर नहीं था। तो अब पुलिस के हाथ खाली, इनके पास कोई सुराग नहीं था। पुलिस फिर से वापस लौटती है बेलिंडा ब्रेविन के पास। तो बेलिंडा ब्रेविन को बुलाया गया पुलिस के माध्यम से, पुलिस के द्वारा। तो केनेथ रीगन ने जब ये मिलने जाने वाली थी बेलिंडा ब्रेविन पुलिस से अपने बयान देने के लिए, तो इसने बेलिंडा से कहा कि अगर पुलिस वाले तुमसे पूछे कि हम लोग तुम्हारी जमीन पर क्या कर रहे थे, तो तुम उनसे कुछ मत बताना, उनसे बस इतना कह देना कि हम यहाँ पर पानी निकलने की नाली बना रहे थे। लेकिन बेलिंडा को ये बात अजीब लगी। तो बेलिंडा चली गई फिर अपने बयान देने। बेलिंडा के सामने दो पुलिस वाले बैठे थे और सवाल जवाब वो करते चले जा रहे थे। बेलिंडा जो जानती थी वो बताती चली जा रही थी। अभी तक ये एक मिसिंग पर्सन का ही केस था। तो पूछताछ इनकी खत्म हो गई। पूछताछ के आखिर में पुलिस वालों ने बेलिंडा से पूछा कि ऐसी कोई बात जो आपको अलग लगी हो और आप हमें बताना चाहती हो। तो फिर बेलिंडा ने बता दिया। इसने कहा कि जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो केनेथ रीगन ने मुझसे कहा था कि अगर आप लोग मुझसे पूछें कि रीगन मेरे घर के पास की जमीन पर क्या कर रहा था, तो मैं आप लोगों को यह बताऊं कि वो खाली पानी निकलने की नाली बना रहा था। लेकिन कोई नाली बनी ही नहीं है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि अगर नाली नहीं बनी है और वो नाली नहीं बना रहा था तो फिर वो वहां पर क्या कर रहा था। तो बेलिंडा ने कहा कि वो बस खुदाई कर रहे थे और बजरियों से पाट रहे थे। अब ये बात जैसे ही पुलिस वालों ने सुनी उनके कान खड़े हो गए। वो अचानक से एकदम चौंक गए, क्योंकि अभी तक उनको ये केस एक मिसिंग पर्सन का, गुमशुदगी का लग रहा था। अब अचानक से उनको लगा कि ये केस तो शायद मर्डर का केस है। तो पुलिस फिर बड़ी तेजी के साथ हरकत में आती है। ये बेलिंडा के घर की तरफ पहुंचते हैं। अब इनको पक्का यकीन था कि अगर जमीन को खोदा गया है, बजरियों से पाटा गया है, तो जरूर हमें इस जमीन के नीचे लाशें मिल जाएंगी। तो हाईली ट्रेंड फॉरेंसिक आर्कियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट को खुदाई करने के लिए बुलाया जाता है। 5 दिन तक यहाँ पर खुदाई चलती रही, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ना लाशें मिली, ना तो कोई सुराग मिला। अब धीरे धीरे पुलिस को आगे पूछताछ करते हुए और ये सारी चीजें पता लगाते हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका था। अप्रैल का महीना आ गया था, लेकिन अभी तक कोई सुराग इनके हाथ नहीं लग पाया था। 2 बाप बेटे थे जो छोटी नाव से समंदर में सैर करने जाया करते थे, समंदर के किनारे रहा करते थे। तो ऐसे ही एक शाम को ये समंदर में सैर करने के लिए निकले। समंदर में आगे गए। इनको समंदर के पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। उसके नजदीक पहुंचे। नजदीक जाकर इन्होंने देखा कि एक लाश थी जो फूल चुकी थी और इसका सर नीचे की तरफ था। तो इन्होंने फिर पुलिस को फोन किया। पुलिस आई यहाँ पर। लगभग 3 घंटे का वक्त लगा था। 3 घंटे इनको इसी लाश के पास बिताने पड़े, क्योंकि अगर ये छोड़कर चले जाते तो ये कहीं और बहकर जा सकती थी। तो लाश को मॉर्चुरी ले जाया गया, लेकिन लाश की पहचान करने में 1 हफ्ते का वक्त लग गया था, क्योंकि पहले तो पुलिस को यकीन ही नहीं था, पुलिस को पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था इस बारे में कि ये इन्हीं अमरजीत चौहान की लाश हो सकती है। जब इनको आइडिया आया तो फिर इसके बारे में शिनाख्त पता लगाने की कोशिश करी गई। ओंकार वर्मा ने लाश की शिनाख्त की थी। लाश के मुंह पर टेप बंधा हुआ था और सर के पिछले हिस्से पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। यही वार जान जाने की वजह बना था। तो फॉरेंसिक जांच के लिए इनके कपड़े निकाल लिए जाते हैं। इधर बेलिंडा ब्रेविन की जमीन पे अभी भी खुदाई चल रही थी। तो यहाँ से कुछ बाल इनके अमरजीत चौहान के, जले हुए कपड़े और ज्वेलरी मिली। अब इनकी जांच हुई तो पता लगा कि अमरजीत चौहान की ये सारी चीजें हैं। तो ये फिर एक आइडिया निकाला गया कि मारने के बाद अमरजीत चौहान को यहाँ बेलिंडा ब्रेविन के घर के पास जो जमीन थी यहाँ पर दफनाया गया था। उसके बाद खोदा गया था, एक नाव से लाद कर समंदर में ले जाया गया था और वहां पर जाकर फेंका गया था। वो नाव भी मिल गई थी, उस पर खून के निशान भी मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने जब इस जमीन को देखा तो जमीन के एक बड़े हिस्से पर खुदाई करी गई थी। तो पुलिस को लगा कि अगर एक ही लाश को यहाँ पर दफन करना होता तो इतने बड़े एरिया में खुदाई करने की जरूरत नहीं थी। तो उनको लगा कि शायद बाकी परिवार के सदस्यों की लाशों को भी यहीं दफनाया गया होगा। इसके बाद नैन्सी की कुछ ज्वेलरी और बच्चों के कपड़ों के निशान भी कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं। अब केस को ए कैटेगरी का केस कर दिया गया था।
और इसका पहला सस्पेक्ट था केनेथ रीगन। तो एक दिन बेलिंडा, जो नई मैनेजिंग डायरेक्टर थी, बेलिंडा ब्रुविन, अपने घर से निकली तो इसको इसके घर के बाहर विलियम हांसी और केनेथ रीगन इंतजार करते हुए दिखाई दिए। असल में इसके घर पर कुछ घोड़े थे जिनकी घुड़सवारी किया करती थी। घोड़ों का एक कंबल था जिसको बदलने इसको जाना था। कंबल बदलने जा रही थी तो वो लोग वहां पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ चलो, जाकर हम लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, थोड़ा सा बातचीत करनी है। लेकिन अब इसको, ये चालाक तो थी बेलिंडा, इसने मना कर दिया। इसने कहा कि मुझे ये कंबल देने जाना है और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, अगर जल्दी जाकर नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम जाओ कंबल देकर आओ, बाद में हम यहीं पर मिलेंगे, तुमसे मुलाकात करेंगे। तो यहाँ कंबल देने जाने के बाद बेलिंडा ने फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो दोनों लोग जा चुके थे। इसके बाद केनेथ रीगन और विलियम हांसी यूरोप निकल गए। पीटर रीस, जो इनका तीसरा साथी था, वही यहाँ पर बच गया था। अब पीटर रीस जब अकेला यहाँ पर बचा तो ये घबराने लगा और इसने घबराहट में वेंडी पावेल नाम की एक बिल्कुल अजनबी महिला थी, उससे जाकर बात करना शुरू कर दिया। वेंडी पावेल को इसने बताया कि तुमने मुझे टीवी पर देखा होगा, लेकिन वेंडी पावेल को लगा कि ये कोई हीरो या सेलिब्रिटी टाइप का तो लगता नहीं है। तो उसने पूछा कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसने कहा कि सारी चीज़ें बताई कि केनेथ रीगन नाम का एक आदमी है और हम एक अपराध के ये आरोपी हैं। केनेथ रीगन ने 2 बच्चों को गला दबाकर मार डाला है। तो इसने जब बताया इस महिला को, वेंडी पावेल को, तो वेंडी पावेल ने फिर तुरंत ही पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। रीस को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रीस ने बताया कि इसने कत्ल नहीं किया था। सारे कत्ल जितने भी थे अमरजीत चौहान का और बाकी लोगों का, ये सारे कत्ल केनेथ रीगन ने ही किए थे। और ये केनेथ रीगन एक सनकी और पागल हत्यारा है। इसने 2 बच्चों का भी गला दबाकर उनकी जान ले ली थी, ये भी इसने बताया। तो ये सारी चीज़ें तो इसने बता दी थी, लेकिन ये बाकी सवालों के जवाब देने से अभी भी कतरा रहा था। बाकी सवालों के जवाब ही नहीं दे रहा था कि बाकी की जो बॉडीज़ हैं वो कहाँ पर हैं। तो अब बाकी की फैमिली मिली नहीं थी। इसके 3 हफ्ते और गुजर गए। 3 हफ्ते बाद मछुआरों को समंदर में एक और लाश तैरती हुई मिल गई। ये नैन्सी की लाश थी और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पुलिस ने ओंकार वर्मा को बताया कि लाश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्या आप मिलना चाहते हैं? लेकिन ओंकार के लिए ये लाश नहीं थी, बल्कि उनकी एक छोटी बहन थी ये। तो वो आंखों में आंसू भरे लाश के पास खड़े थे और अपनी बहन से माफ़ी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि वो उनकी मदद नहीं कर पाए, उन्होंने हर कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाए। आंसुओं से भरी एक आखिरी विदाई थी। तो पुलिस ने 2 हफ्ते बाद केनेथ रीगन को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया और इसके 6 हफ्ते बाद विलियम हांसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपी गिरफ्तार थे, लेकिन ये तीनों के तीनों सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। अब बाकी के जो फैमिली के मेंबर नहीं मिले थे, चरणजीत कौर और 2 बच्चे, अब वो कहाँ पर थे ये भी अभी राज बना हुआ था। तो पुलिस को पता था कि ऐसे तो हम कोर्ट में जा नहीं सकते और केस को मजबूत करने के लिए हमें और ज़्यादा सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी। केस चालू भी हो गया था। तो पहला जो आधार इन्होंने बनाया, पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बनाई, लोकेशन को आधार बनाया। तीनों लोगों के मोबाइल फ़ोन थे ही, उनको ट्रेस किया गया। तो लोकेशन के आधार पर पता चला कि अमरजीत चौहान के साथ ये तीनों लोग भी थे और ये लोग चौहान को लेकर विल्टन में केनेथ रीगन का जहाँ पर घर था वहाँ पर गए थे और गायब होने के शुरुआती दिनों में ये लोग वहीं पर थे। तो ये सबूत तो इनके पास था, लेकिन अभी और सबूतों की ज़रूरत थी। फिर विलियम हांसी का बेटा सामने आता है और वो अमरजीत चौहान के साइन किए हुए सादे पेपर दिखाता है। अब बात ये थी कि इन्होंने जब किडनैप किया था तो उसके बाद सादे कागजों पर नीचे की तरफ दस्तखत लिया करते थे, उसके बाद अपने हिसाब से उसको टाइप कर लिया करते थे। और इनके जो दस्तखत थे उनके कई कलर प्रिंट आउट भी उन्होंने निकाले थे, तो वो प्रिंटर भी इसने दिया, विलियम हांसी के बेटे ने। तो पुलिस को अब ये समझ में आ गया था कि वहीं पर इनको बंधक बना के रखा गया है, केनेथ रीगन के घर पर, वहीं पर इनसे साइन कराया गया है और वहीं पर शायद इनकी जान भी ली गई है। तो केनेथ रीगन ये जो था, जो कंपनी का मालिक बन गया था सीवा फ्राइट का और अब कातिल बन गया था, इसके लिए कत्ल कोई बड़ी बात नहीं थे, वाकई में एक सनकी और पागल हत्यारा ही था। तो पुलिस को भरोसा था कि इनके घर पर, जैसा मैंने पहले बताया कि वहीं पर कत्ल हुए हैं, तो वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी भेजी गई कि वहाँ से कोई सुराग मिल सके। लेकिन वहाँ से कोई काम की चीज़ नहीं मिल पाई, क्योंकि जो इसके घर की दीवारें थी उनको दोबारा पोत दिया गया था, फर्नीचर को बदल दिया गया था, सोफा भी बदल दिया गया था, नीचे का जो कारपेट था, कारपेट को भी पूरी तरह से बदल दिया गया था। पूरा एक क्राइम सीन को मिटाने के तौर पर इन्होंने काम किया था। इस तरह से काम किया था कि यहाँ पर कोई भी सबूत न छूट पाए। बगीचे की दीवार पर मात्र एक खून की बूंद मिली जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरी थी।
ये अमरजीत चौहान का ही खून था, लेकिन ये सबूत भी काफी नहीं था। तो सबूत अब पुलिस के पास थे नहीं, केस चल रहा था, तीनों कातिल हिरासत में थे। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि आगे के सबूत हम कहाँ से लेकर आए। लेकिन एक ऐसा सबूत था जो 8 महीने से खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। ये सबूत हमेशा से पुलिस की आंखों के सामने था, लेकिन पुलिस इसे देख नहीं पाई थी। और ये सबूत किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमरजीत चौहान ने ही छोड़ा था। तो अब जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था तो ये वापस लौटते हैं स्टोरेज में जो मिस्टर चौहान के कपड़े रखे थे। तो हर चीज की जांच वैज्ञानिकों ने की थी। अब ये काफी दिन पानी में रहे थे तो ज्यादा कोई सुराग इनको मिल नहीं पाया था। लेकिन एक चीज थी जिसकी जांच अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं की थी, और ये थे अमरजीत चौहान के मोजे। अब मोजों की जांच इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि इनमें से आवश्यक जानकारी मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो अब मोजों को जब खोला गया तो इनमें से एक कागज का तय किया हुआ कागज निकल आता है। ये कागज लंबे समय तक गीला रहा था और अब सूख चुका था। इस कागज पर केनेथ रीगन के घर का पता था और तारीख थी 12 फरवरी 2003। यानी कि ये कागज वहीं पर मौजूद था वारदात के एक दिन से पहले, 1 या 2 दिन से पहले। तो इस कागज के पीछे पुलिस ने यह माना कि जब इन लोगों ने बंधक बनाकर रखा था अमरजीत चौहान को, तो अमरजीत चौहान को पता लग गया होगा कि ये कंपनी को साइन करा रहे हैं, इसके बाद शायद ये जान से भी मार दें। तो अब उनको ये था कि जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है, बस उनको ये था कि इनके जो कातिल हैं उनको किसी तरह से पकड़ लिया जा सके। और उसी के लिए उन्होंने सुराग अपने मोजे में छुपा लिया था, किसी वक्त जब उनके आसपास कोई नहीं रहा होगा। अब ये जो स्थिति थी एक बहुत ही डराने वाली स्थिति है कि कोई इंसान जानता है कि उसकी मौत होने वाली है। खैर, तो इन सबूतों के आधार पर जो अब मिल चुके थे सारे, जो बोट से खून मिला था और ये जो कागज मिला था, इसके आधार पर पीटर रीस को 23 साल की सजा हुई। हांसी और रीगन को 5 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन ये इनके गुनाहों के लिए एक बहुत ही छोटी सजा थी। इसके कुछ दिन बाद फिर चरणजीत कौर के अवशेष भी समंदर के किनारे मिल जाते हैं, लेकिन जो 2 छोटे बच्चे थे उनके अवशेष कभी भी नहीं मिल पाए। इस केस पर काम कर रहे डिटेक्टिव ने अपने बयान में कहा था कि कोई महज अपने फायदे और लालच के लिए बच्चों तक की हत्या कर देगा। ये विचार बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। ओंकार वर्मा को ये सवाल रातों में जगाते हैं और पीड़ा देते हैं कि कातिलों ने नैन्सी को कैसे मारा होगा। नैन्सी को उनकी माँ के सामने मारा गया या फिर माँ को नैन्सी के सामने मारा गया, या दोनों बच्चों को इन दोनों लोगों के सामने मारा गया। ओंकार वर्मा को पता है कि वो इन चीज़ों को लेकर कभी सामान्य नहीं हो पाएंगे। आज भी जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनको नैन्सी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब ये उनके घर पर पहुंचेंगे तो इसी तरह इंतजार करते हुए नैन्सी इनका मिलेगी। खैर, एक बहुत ही दुखद अंत हुआ इस कहानी का। इसीलिए हमेशा सतर्क रहिए, हर चीज़ पे नज़र बनाए रखिए, हर चीज़ पे नज़र बनाए रखिए, हर किसी पे नज़र बनाए रखिए, हर किसी पे। नमस्कार।